Hello everyone, this is July 25th and you are welcomed at daily news analysis of The Hindu Indian Express, Down to Earth, Observer Research Foundation and many more. You are at with Conceptual IS and the first information जो हम देखने वाले हैं वो है renewables most cost effective option for new electricity generation इरेना के न्यूज डाउन टू अर्थ में पब्लिश हुआ है, एनर्जी सेगमेंट से रिलेटेड है। And next one is small irrigation plan, IIT Bombay and IITM Pune, द हिंदू डिजिटल के से ये लिया गया है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। नेक्स्ट, सेंटर रिलीजेस न्यू टेलीकॉम पॉलिसी ड्राफ्ट, द हिंदू के पेज नंबर 12 में है, इकोनॉमी से रिलेटेड है। नेक्स्ट, द क्लाइमेट चेंज इवेंट स्पाइक, की फोकस शुड बी ड्राउनिंग प्रिवेंशन। ड्राउनिंग क्या है इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे, पूरी रिपोर्ट है ये, द हिंदू के पेज नंबर 7 में है। देन ब्रिक्स ऑन मल्टीलैटरल पीस एंड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन से लिया गया है, आईआर से रिलेटेड है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर पेज नंबर 10 पे है, एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव बिल्ड करता है, मेंस के लिए रिलेवेंट है। एंड द सेवेंथ एंड लास्ट अब हमारा जो आर्टिकल होगा वो है इंडिया एडॉप्शन प्रोसेस, गैप्स, मिथ एंड वे फॉरवर्ड, कारा के बारे में है ये, द हिंदू के पेज नंबर 9 में है। अगेन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस से रिलेटेड ये कंप्लीट आर्टिकल है। इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी नॉट राइटिंग आंसर, यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, मेंस 500 ज्वाइन कीजिए एंड टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग इंश्योर करिए। दिस इज इंडिया वन ऑफ द मोस्ट डेप्थ एंड कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड प्रोग्राम, यू कैन ज्वाइन इट at 20% discount, means 500 topic wise answer writing for UPSC means. For any point of time you can contact us with these numbers or just by clicking this channel or other alternatives are available. So first हमारा सबसे पहले डाउन टू अर्थ का आर्टिकल जो कि एनर्जी से रिलेटेड है, फोकस करेंगे रिन्यूएबल्स मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन फॉर न्यू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हाउ, क्या कहते हैं इरेना की रिपोर्ट। सो रिपोर्ट सेज, हाँ, इस साथ में ये भी देखेंगे कि यूपीएससी जीएस 3 एनर्जी एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी से रिलेटेड हो सकता है, इसमें मिक्स इन्फॉर्मेशन है, एनर्जी एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स से, बट मोस्ट लाइकली ये एनर्जी की फील्ड से बिलोंग करता है, तो हम इसे एनर्जी का आर्टिकल मान के चलते हैं। हाँ, इरेना की रिपोर्ट क्या कहती है, तो इसके हाईलाइट्स क्या क्या हैं। ये कहता है कि रिन्यूएबल्स अब जो हैं वो मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन के तौर पर ग्रो हो रहे हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ग्लोबली इन 2024। रिन्यूएबल्स लेड टू $467 बिलियन इन फॉसिल फ्यूल्स कॉस्ट सेविंग, ये रिन्यूएबल की वजह से हुआ, $467 बिलियन की सेविंग हुई बिकॉज इट वाज एन अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल। ग्लोबल रिन्यूएबल कैपेसिटी अब ग्रो हो गई है 19.8% by adding 582 gigawatt from renewable sources. Asia, especially China, was major contributor. Alone China contributed 413 gigawatt from Asia alone. ठीक है, great number. And 91% of renewable projects cheaper than fossil fuel based alternatives. इनमें से 91% जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट थे वो फॉसिल फ्यूल अल्टरनेटिव की तुलना में ज्यादा सस्ते थे, ये बड़ी बात है। अगर चाइना अकेले रिन्यूएबल सोर्सेस से 413 गीगावाट एनर्जी जनरेट कर रहा है तो इंडिया कितना करता है। कमेंट सेक्शन खुला है और तुम चैट जीपीटी चलाना जानते हो, ब्लास्ट इट। ऑन सोर विंड मोस्ट इफेक्टिव है, ऑन सोर विंड सबसे सस्ता था बिकॉज इसने $0.034 पर किलोवाट आवर प्रोडक्शन दिया। इसके बाद सोलर फोटोवोल्टाइक जिसने $0.043 पर किलोवाट आवर प्रोड्यूस किया, तो ये अपने आप में ऑन सोर्स सबसे सस्ता है और उसके बाद सोलर पीवी। ठीक है, पता रहेगा ना, प्री में गलती नहीं करना, मेंस में जो भी लिखना इस तरह से लिखना। बैटरी स्टोरेज प्राइसेस 93% तक कम हो गए हैं एज कंपेयर टू 2010। ठीक है, नाउ अब ये $192 पर किलोवाट आवर यूटिलिटी स्केल की जो बैटरी स्टोरेज है ये उनकी कॉस्ट है। इसके अलावा सोलर प्लस विंड नाउ 46.4%
ग्लोबली इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट हैं। सोलर प्लस विंड, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ग्लोबली, उसमें सोलर प्लस विंड अलोन कंट्रीब्यूट 46.4%। जरा कॉस्ट ट्रेंड्स देखते हैं। 2024 के अकॉर्डिंग डेटा है। ऑनशोर विंड का सबसे सस्ता है, $0.034 पर किलोवाट आवर, और इसकी जो टोटल कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, वो 1041 पर किलोवाट है। सोलर पीवी नंबर 2 पर है, 0.043। नहीं याद रखने, बस आपको ये याद रखना है कि कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है। हाँ, ऑनशोर विंड और सोलर पीवी का अगर आप याद रखते हैं तो ये आपको मेंस में लिखने में हेल्प करेगा और इसके नंबर आपको मिलेंगे। ऐसे एग्जाम्पल बहुत क्रूशियल होते हैं मार्क्स देने में। देन हाइड्रो पावर $0.57 पर किलोवाट आवर। ऑनशोर विंड और बैटरी स्टोरेज का यहाँ पे अलग से मेंशन पर किलोवाट आवर के अकॉर्डिंग मेंशन नहीं है। हाँ, टोटल इंस्टॉल्ड कॉस्ट जरूर इसमें मेंशन है। मेजर कंट्रीब्यूटर कौन थे, तो आपको पता है एशिया से अकेले चाइना सबसे बड़ा प्लेयर है। 61.2% ऑफ ग्लोबल सोलर एंड 69.4% ऑफ विंड, ये अकेले चाइना का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अगर हम गीगावाट में बात करें तो वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, इसको जोड़ के जो आपने पीछे 413 वो जो भी था उतना आपको याद रखना है। इसमें मेन प्लेयर्स कौन से हैं, तो यूएस, इंडिया, ब्राजील, जर्मनी, ये चाइना के अलावा वर्ल्ड के मेन प्लेयर्स हैं। स्ट्रक्चरल इंसाइट इसमें क्या हम देख सकते हैं कि जो फ्यूचर कॉस्ट डिक्लाइन है दैट विल, ये स्लो होगी, धीरे धीरे होगी, बट सिग्निफिकेंट है। कहां पर, एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में। तो कॉस्ट डिक्लाइन तो होगी लेकिन धीरे धीरे होगी। यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में फेस हायर कॉस्ट, यहाँ पे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में ज्यादा कॉस्ट हो सकती है बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी एंड परमिटिंग डिलेज। वहां पे रेगुलेटरी डिलेज है, परमिशन मिलने में समय लगता है, इसलिए कॉस्ट अपने आप में ज्यादा है। बैटरी स्टोरेज की बात करें तो इंटीग्रेशन इज क्रूशियल फॉर ग्रिड स्टेबिलिटी एंड रिन्यूएबल स्मूथनिंग। तो इंटीग्रेशन अगर होता है ग्रिड में रिन्यूएबल का बैटरी के साथ, तो ये अपने आप में क्रूशियल होता है पावर सप्लाई के मामले में। ये दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल, नाइट में रिन्यूएबल्स की पावर शॉर्टेज हो सकती है, बैटरी अगर ग्रिड कनेक्टेड है तो उस समय पावर इंटरप्शंस नहीं होंगे, ये एडवांटेज होता है। ब्रॉडर इंपैक्ट इसके क्या हो सकते हैं, सो इट एनहांस्ड एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक स्केलेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोल एंड गैस, कोल एंड गैस को हम जितना डिस्प्लेस कर सकते हैं उतना हमारे लिए, यानी कि प्लैनेट अर्थ के लिए अच्छा है, और इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन आ रहा है चाइना, यूएसए एंड ईयू का। रिन्यूएबल्स नाउ सेंट्रल टू क्लाइमेट मिटिगेशन, रिन्यूएबल एनर्जी अब हमारे क्लाइमेट मिटिगेशन की जो आइडियाज हैं उसके लिए अपने आप में सेंटर है। ये एक मेन थीम बन चुकी है, एंड एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी को। ठीक है, कुछ हम पीवाईक्यूज देखते हैं। ये यूपीएससी प्रीलिम में पूछा गया था। विद रेफरेंस टू सोलर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया, तो सोलर पावर प्रोडक्शन के बारे में 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग नेशनल सोलर मिशन। अच्छा, ये सब हमने पूरे क्वेश्चन क्यों नहीं लिए, बिकॉज उस समय का डेटा आपके काम का नहीं है। अब आपको ये रेडी करना चाहिए 2025 के लिए। ठीक है, 2025 के लिए आपको इन दोनों क्वेश्चंस को रेडी करना चाहिए। ये आपकी स्ट्रेटेजिक चॉइस है कि आप इसको तैयार करते हैं कि नहीं। मेंस के लिए बात करें पीवाईक्यू में, तो मेंस में जीएस 3 में इस एरिया से, इस कंटेंट से 2022 में क्वेश्चन आया, क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे, डिस्क्राइब ब्रीफली इंडियाज चेंजिंग पॉलिसी टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। ये क्वेश्चन आपके लिए अभी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करो, आंसर राइटिंग करो। 2020 में क्वेश्चन आया था, डिस्कस द रोल ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड मेंस के लिए ये क्वेश्चन भी अभी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो प्री में आप 20 और 16 के क्वेश्चन के कंपैरिजन में न्यू डेटा के साथ क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। मेंस के केस में आप सेम क्वेश्चन के आंसर राइटिंग कर सकते हैं। दिस विल बी गेम चेंजिंग फॉर यू। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि मेंस 500 जो टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग है, द कॉन्सेप्चुअल है इसका, उसके बेसिस पर है आप इन क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि ऊपर के आर्टिकल से डेडिकेटेड है, इससे लिए गए हैं।
चलिए कुछ क्विक एमसीक्यूज देखते हैं। क्विक एमसीक्यूज का पर्पज ये नहीं होता कि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं, नो, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं आते, लेकिन ये आपकी मेमोरी बिल्ड करने में बड़ा रोल प्ले करता है, जिससे कि आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो चलिए क्विक एमसीक्यूज की ओर फोकस करते हैं। अकॉर्डिंग टू इरेना 2024 रिपोर्ट, विच टेक्नोलॉजी वाज मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव? इनमें से सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव कौन थी? ऑनशोर विंड ना? ऑनशोर विंड या ऑफशोर विंड? कमेंट करो। आई होप आप कमेंट कर चुके होंगे, और अगर आपने कमेंट नहीं किया है तो वीडियो को रोक के कमेंट करिए, तब तक हम कुछ और पढ़ लेते हैं, ठीक है। लिविंग इरेना क्या है? साथ में है ना यहाँ पे इरेना। इरेना क्या है? सो इरेना अपने आप में इसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो अबू धाबी में है। अबू धाबी में है। और क्या इसके लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है? इसमें 168 मेंबर्स हैं प्लस यूरोपियन यूनियन। तो 168 मेंबर्स हैं प्लस ईयू। इंडिया इज द मेंबर, दैट्स फैक्ट। एंड इसका जो मेन पर्पज है, ये सर्व करता है सेंटर फॉर एक्सेलेंस, ऑफरिंग पॉलिसी एडवाइस, डेटा कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट गाइडेंस अराउंड द रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। और इसने 2024 में जो रिपोर्ट पब्लिश की है वो रिकॉर्ड ग्रोथ इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के बारे में पब्लिश की, इसलिए हमने इरेना के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले ली, ठीक है। अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आइए देखते हैं। यस, ऑन शोर विंड सबसे कॉस्ट इफेक्टिव था। कितना था ये भी जरा कमेंट करके बताओ अगर याद है तो। हेलो, अगर ऊपर ध्यान से देखा है तो कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट करिए। अदरवाइज वीडियो रोक के करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इरेना 2024 रिपोर्ट? कौन सी इसमें बात सही नहीं है इरेना के रिगार्डिंग? रिन्यूएबल रिन्यूएबल सेव्ड 468 बिलियन फॉसिल फ्यूल कॉस्ट। आई थिंक सही है, आपको गलत फाइंड आउट करना है, तो ध्यान रखिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, सोलर एंड विंड मेड लेस देन 10% ऑफ ग्लोबल इंस्टॉल्ड capacity. Solar and wind made up less than 10% of global installed capacity. तो सोलर एंड विंड ये है 46%। कितना? 46%। तो कौन सा गलत है? यही गलत है, ठीक है, बी इज रॉन्ग। सी, बैटरी स्टोरेज कॉस्ट डिक्लाइंड बाई 93% सिंस 2010। एग्जैक्टली नंबर ये है 91%, बट स्टिल इस तरह के फैक्ट्स को आप इतना क्लोजली वॉच करोगे तो ये सही है, ठीक है। 91% है शायद, तो 93 अगर लिखा है तो इट इज नॉट रॉन्ग। 93 है, हाँ 93 एग्जैक्टली, नॉट 91 इवन। ये 93 ही है, ये सही है, 93, ठीक, ये सही है। सो चाइना कंट्रीब्यूट्स ओवर 60%, 61% है, तो हम इसको 60% भी सही मानेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सी, नॉट सी, बी होना चाहिए, बी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट, what was the total renewable energy capacity addition in 2024 ग्लोबली? कितना एडिशन था? कमेंट करके बताओ। चलिए आंसर की ओर चलते हैं। अगर आपने अब तक आंसर नहीं किया है तो वीडियो को रोको और अटेम्प्ट करो। 582, ठीक है। इसमें पूरे 21 22 एमसीक्यूज हैं और 16 17 के आसपास मेंस के क्वेश्चंस हैं। आपके काम के सारे हैं। नेक्स्ट, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में हमारा पहला आर्टिकल है एग्रीकल्चर पर। स्मार्ट इरिगेशन प्लान कैन सेव 10 to 30% of irrigation water ड्रॉट प्रोन रीजन्स, ऐसा आईआईटी बॉम्बे की रिसर्च कहती है। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या रिसर्च है, क्या कहानी कहना चाहते हैं, सब कुछ। स्मार्ट इरिगेशन प्लान आईआईटी बॉम्बे और आईआईटीएम ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी पुणे, इन दोनों ने मिलकर कुछ काम किया है। तो इसमें स्टडी में कौन कौन इन्वॉल्व थे? तो आईआईटी बॉम्बे और आईआईटीएम पुणे। चलिए
कहाँ पे ये पायलट प्रोजेक्ट हुआ? नासिक में। और किस तरह की फील्ड में हुआ? ग्रेप फार्मर्स की फील्ड में। एंड इट इज एक्सटेंडेड टू 12 सब डिस्ट्रिक्ट्स। कहाँ पर? बंकुरा, वेस्ट बंगाल में। इस स्टडी को वेस्ट बंगाल में भी पायलट किया जा रहा है। इसके मेन फीचर्स कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव है स्मार्ट इरिगेशन प्लान का, वो है टू सेव 10 to 30% ऑफ इरिगेशन वाटर इन ड्रॉट प्रोन एरियाज। पानी बचाना 10 से 30% पानी बचाना, कहां पर? ड्रॉट प्रोन एरियाज में। इसको आप ऐसे समझो, अगर मान लीजिए ड्रॉट प्रोन एरियाज में 30% वाटर डेफिशिएंसी है, तो ये सेविंग साइनर्जिस्टिक फैक्टर रोल प्ले करेगी। पहले तो डिपेंडेंसी कम करेगी, दूसरा हमारे पास सरप्लस वाटर होगा उस टाइम के लिए। इसलिए ये सिग्निफिकेंट है। इसके अलावा इसमें क्या क्या इनपुट्स यूज हुए, तो वेदर फोरकास्टिंग टूल्स यूज हुए, सैटेलाइट बेस्ड सॉइल मॉइस्चर डाटा यूज किया गया, क्रॉप स्पेसिफिक पैरामीटर्स जैसे कि क्रॉप की वैरायटी, रूट जोन डेप्थ, मतलब कि किस क्रॉप की रूट कितनी डेप्थ में जाती है, एंड उसकी क्या वाटर रिक्वायरमेंट है। सॉइल डेटा में क्या क्या लिया गया? सॉइल का टेक्सचर, पोरोसिटी, कंडक्टिविटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब ये आपके प्री के कैसे क्वेश्चन बनते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया जाए कि वाटर सेविंग के लिए इनमें से कौन कौन से फैक्टर रेलिवेंट हैं, और लिखा हो सॉइल टेक्सचर। आपको लगेगा सॉइल टेक्सचर कैसे हो सकता है? नहीं मैन, वो सही है, ठीक है। वुमन आल्सो, वो सही है। मॉडल टाइप इसमें क्या है, तो कंप्यूटर सिमुलेशन यूज किया गया है टू प्रोडिक्ट इरिगेशन नीड अप टू 3 weeks इन एडवांस। यानी कि 3 हफ्ते पहले से ही इरिगेशन नीड्स को गेज किया जाएगा, किया गया इसमें। एंड ये काम कैसे करता है? किसी भी न्यूज का ये फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हाउ इट वर्क्स, बिकॉज यूपीएससी इज अबाउट अप्लाइड सब्जेक्ट मैटर। तो कैसे काम करता है, तो इरिगेट्स फोरकास्ट, इंटीग्रेट्स फोरकास्ट, किसमें किसमें? सॉइल डेटा टू टू सिमुलेट क्रॉप वाटर प्रोक्योरमेंट, रेनफॉल प्रोडिक्शन, सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन। यही प्री के आपके फैक्ट हैं। इन्हीं को तुम भूलोगे और इन्हीं को तुम तुक्का मारोगे और गड़बड़ करोगे। इरिगेशन इफ ड्राई वेदर इज एक्सपेक्टेड, एंड स्किप इरिगेशन इफ रेनफॉल इज प्रोडिक्टेड। अगर रेनफॉल प्रोडिक्ट हो तो इरिगेशन को स्किप करना है। अगर ड्राई वेदर एक्सपेक्टेशन है एडवांस में, 3 week एडवांस, तो काफी अच्छा टाइम होता है, तो वहां पर फिर इरिगेशन करना है। इस तरीके से सजेशन है। सॉइल मॉइस्चर को कैसे रिटेन करना है और रेनफॉल प्रोडिक्शन, उसके लिए आपको पता है टूल्स यूज हो रहे हैं। ये प्रिवेंट करता है ओवर वाटरिंग, फालतू का पानी वेस्ट मत करो, एंड ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को रोकता है। ग्राउंड वाटर नीचे ना जाए ज्यादा, इसको भी ये रोकता है। कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स जो इरिगेशन की फील्ड में है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये आर्टिकल में नहीं है, ये आपको एडिशनली पता बताया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पीडीएमसी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये फोकस करता है माइक्रो इरिगेशन पर। इसमें इसमें जो इक्विपमेंट्स होंगे वो ड्रिप एंड स्प्रिंकलर होंगे, उनका इंस्टॉलेशन, ठीक है। नेशनल नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एनएमएसए, इसका फुल फॉर्म एक बार देख लेना, क्या मैंने सही कहा कि नहीं। ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट इसका मेन मैकेनिज्म है। ऑन फॉर वाटर एफिशिएंसी बढ़ाएगा, सॉइल मॉइस्चर एंड वाटर सेविंग दोनों को ध्यान में रखा जाएगा। सॉइल हेल्थ कार्ड, ये सॉइल डेटा को न्यूट्रिएंट और वाटर के साथ इंटीग्रेट करता है, जिसमें कि आप ये जान सकते हैं कि कितना वाटर अप्लाई करना है किस तरह के सॉइल में। तो इस तरह से ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वाटर एप्लीकेशन होता है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ये एआई एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इंटीग्रेट करता है, स्मार्ट इरिगेशन मॉडल्स है ये। एंड जल शक्ति अभियान, ये वाटर कंजर्वेशन पर फोकस करता है, स्पेशली फील्ड लेवल इरिगेशन प्लानिंग, खेतों पर जो इरिगेशन के मैकेनिज्म है वो। भुवन रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट, ये अपने आप में सैटेलाइट बेस्ड प्लानिंग है, एंड ये इरिगेशन इन रेनफेड एरियाज को फोकस करता है। चलिए, मीन्स 500 की कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपकी जीएस3 साइंस टेक से रिलेटेड है, जीएस3 एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो याद रखना, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट एंड साइंस टेक दोनों के बीच का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन ये दोनों एग्जाम्स में आ सकते हैं, इनको आप प्रैक्टिस करो। थर्ड क्वेश्चन मेंस का, ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जीएस3 रिसोर्स मैनेजमेंट के कैटेगरी में आएगा, जैसे कि ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज क्रिटिकल प्रॉब्लम इन इंडियन एग्रीकल्चर, हाउ कैन डेटा ड्रिवन इरिगेशन प्लानिंग हेल्प्स मिटिगेट दिस इशू। गुड क्वेश्चन, आप इसको आंसर राइटिंग करो सब। कुछ हम देखते हैं नच 100 एमसीक्यू पोटेंशियल का मतलब है ऐसे क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकते हैं। अब ये रिसर्च टीम है, उसका अपना एक तरीका है करने का, हम आपको बताते हैं कैसे फ्यूचर के क्वेश्चन पोटेंशियल
फ्यूचर के पोटेंशियल क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते हैं। आप भी उस तरह से अपना दिमाग यूज करो। जैसे यूपीएससी प्री में 2020 में क्वेश्चन आया, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज प्रिपरेशन फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये प्री का क्वेश्चन है, ठीक है, प्री का क्वेश्चन है। तो अब हमको क्या करना है, इसी क्वेश्चन में हमको इंटीग्रेट करना है क्लाइमेट रिजिलिएंट फार्मिंग एंड टेक बेस्ड एग्रीकल्चर। अब हमको इसमें इंटीग्रेट कर देना है इस चीज को, अपने आप में नया क्वेश्चन बन जाएगा जिसके आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में क्वेश्चन आया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज ग्राउंड वाटर रिसोर्स। ठीक, ग्राउंड वाटर रिसोर्स के बारे में क्वेश्चन आया। अब आपको ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन जो हमने इस आर्टिकल में पढ़ा आईआईटी बॉम्बे और आईआईटीएम पुणे की रिसर्च में, उसको इंटीग्रेट कर देना है। मेथड्स, सजेशन, स्ट्रेटजी, हाउ इट वर्क्स, तो इस तरह से नए क्वेश्चन बनते हैं। फाइन, चलिए ओवरऑल एमसीक्यू की बात करें तो अब एमसीक्यू नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर स्मार्ट इरिगेशन प्लान डेवलप्ड बाय आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटीएम पुणे। ठीक, तो आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटीएम पुणे का शायद नाम ना हो, बट फिर भी क्वेश्चन एज इट इज बन सकता है। चलिए अटेम्प्ट करिए। आपको मैक्सिमम 10 टू 30 सेकंड्स मिलेंगे, इतने में ही आपको अटेम्प्ट करना है, इससे ज्यादा समय नहीं लेना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। Which of the following inputs are essential for smart irrigation plan? कौन कौन से इनपुट हैं स्मार्ट इरिगेशन प्लान के? तो सैटेलाइट सॉइल मॉइस्चर डेटा, यस। क्रॉप स्पेसिफिक रूट डेप्थ एंड वाटर रिक्वायरमेंट, ऑफ कोर्स यस, हमने इसके बारे में बात की है। थर्ड, सॉइल पोरोसिटी एंड वाटर कंडक्टिविटी, यस, सॉइल टाइप में चीजें मिलते हैं। एंड एटमॉस्फेरिक एरोसोल डेटा, एटमॉस्फेरिक एरोसोल डेटा का यहाँ पे यूज नहीं है, ठीक है, वो रेनफॉल से संबंधित डेटा में यूज होता है। सो इसको हम बात करते हैं बाहर। 1 2 3 इज द आंसर। जी, नेक्स्ट multiple choice question number 5, which of the following is key advantage of using a smart irrigation model in drought prone regions? क्या एडवांटेज इसका बताइए। सो बूस्ट क्रॉप इंश्योरेंस पे आउट, इज दैट स्मार्ट इरिगेशन से क्रॉप इंश्योरेंस पे आउट के चांसेस बढ़ते हैं? कांट से। इंक्रीजेस पेस्टिसाइड एप्लीकेशन एफिशिएंसी, ये तो निश्चित नहीं है। सेविंग इरिगेशन वाटर एंड कंजर्व ग्राउंड वाटर, हाँ इसके होने के चांसेस हैं, फिर भी 1 एंड सी दोनों में डाउट है। डी, एलिमिनेट्स नीड ऑफ वेदर फोरकास्टिंग, ये भी बाहर है। तो अब या तो ए सही है या तो सी सही है। बूस्ट क्रॉप इंश्योरेंस पे आउट ऐसा श्योरली नहीं कहा जा सकता, इसलिए इसको बाहर करेंगे और इसको चूज करेंगे। सी इज द आंसर। पायलट स्टडी कहाँ पे की गई थी ये वाली? तो नासिक में की गई थी। इन केस यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग योर प्रीलिम्स कि प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा, तो ऐसा इसलिए बिकॉज आपकी प्रिपरेशन में बहुत सारे झोल हैं। झोल मतलब लूप होल्स, ठीक, तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? जो गैप्स हैं प्रिपरेशन के, वो जितना मैंने गैप एनालिसिस करवाया है स्टूडेंट्स का, अच्छा हाँ, गैप एनालिसिस द कॉन्सेप्चुअलाइज में सबके लिए फ्री होता है। अपने आप को अपने व्हाट्सएप नंबर में एक अपॉइंटमेंट लेना है और आपको एक सेशन अटेंड करना है, और उस सेशन में गैप एनालिसिस के आपको मेथड बताए जाएंगे, फिर आप अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। उसमें आपको नॉर्मली 1 डे का पूरा टाइम लगता है। वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे, जिसके बाद आपको गैप एनालिसिस के कुछ टूल्स में प्रोसेस कराया जाएगा और ये बताया जाएगा कि कितना गैप है आपकी प्रिपरेशन में। मतलब ये कि 2026 में भी तुम झोला लेके घूमोगे या यूपी लबासना जाओगे। तो गैप एनालिसिस प्री और मेंस दोनों का करना होता है। अभी हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप मेंस और प्री एक एक दोनों का करके 1 महीने में फिनिश करके अपना जो है प्रिपरेशन को ज्यादा स्ट्रेंथन करो, और इसके कोई पैसे नहीं लगते, ठीक है। सो तो प्री में अगर आपकी गैप्स हैं तो उनको ओवरकम करने के लिए नज 100 यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, जिसमें कि टॉपिक वाइज 100 पेपर्स हैं। कुछ पेपर्स होंगे जिनमें 50 क्वेश्चन होंगे 1 आवर के लिए, कुछ क्वेश्चन पेपर्स होंगे जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे 2 आवर के लिए। इनका जो क्वेश्चन का लेवल होता है ये ऑल इंडिया मोस्ट सुपीरियर है, और यही वजह है कि ये अब धीरे धीरे से बट वेरी हाई परसेंटेज में प्रीलिम्स में सिलेक्शन दे रहा है। फीस लाखों में नहीं है, आपके सामने है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। इकोनॉमी, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड, एंड नेशनल ड्राफ्ट टेलीकॉम पॉलिसी 2025 गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। सो अब ये 2018 वाली पॉलिसी को रिप्लेस करेगा, ठीक है।
और ये सेक्टर स्पेसिफिक फोकस करेगा। ये हमारे नई टेलीकॉम ड्राफ्ट पॉलिसी 2025 का मेन मेन आइडिया है। इसका जो विजन है वो ये है कि टेलीकॉम नेशन अपने लोकली टेलीकॉम प्रोडक्ट क्रिएट किया जाए जिसमें इनोवेशन होना चाहिए, यूनिवर्सल कनेक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए टेलीकॉम प्रोडक्ट क्रिएट किए जाए। टारगेट्स क्या है? 5G को कम से कम 90% पॉपुलेशन तक पहुंचाना, 4G को कम से कम 100% पॉपुलेशन तक पहुंचाना। इसके अलावा फाइबराइज्ड टावर्स, जो फाइबर से कनेक्टेड टावर्स हों, ऐसे टावर्स की संख्या बढ़ा के 80% करना है। अभी ये 46% है। इंस्टॉल करना 10 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट एंड ऐड करना 10 लाख जॉब्स। 10 लाख जॉब्स, हालांकि ये 40 लाख टारगेट था 2018 में, तो इस हिसाब से तो काफी कम है। गवर्नमेंट को जॉब से लग रहा है ज्यादा लेना देना है नहीं। आगे चलते हैं। साइबर सिक्योरिटी एंड एआई, ये एम्फेसाइज करता है एआई फॉर डिफेंस, अटैक डिटेक्शन एंड इन टेलीकॉम। इसके अलावा प्रमोट क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन। क्वांटम कम्युनिकेशन के बारे में हम अलग से किसी दिन बात करेंगे, इसके आर्टिकल का वेट कर रहे हैं। R&D एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इसमें क्या है, तो ये बूस्ट करेगा डोमेस्टिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। 6G पार्टिसिपेशन, 6G रिसर्च ऑलरेडी चल रही है। 150% राइज इन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो हम फोकस करना चाहते हैं। सस्टेनेबिलिटी गोल्स, रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट बाई 30%, प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी, रिसाइकलिंग टेलीकॉम इक्विपमेंट। ये सर्कुलर इकोनॉमी क्या है अभी देखेंगे। सैटेलाइट एंड बॉर्डर सिक्योरिटी एनहेंस करेगा ये टेलीकॉम पॉलिसी। कैसे? बाय मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स एंड क्रॉस बॉर्डर स्पिलेज कंट्रोल, जो लीकेज होता है ना वो। रेगुलेटरी चेंजेस तो रिमूव करता है 2018 के लॉफुल इंटरसेप्शन क्लॉज को, ठीक। एंड फोकस करता है सिक्योर प्राइवेसी कॉन्शियस नेटवर्क को। हाँ, सर्कुलर इकोनॉमी क्या है देखते हैं। सो ये आइडिया ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। तो सर्कुलर इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें जो वेस्ट होता है उसे एलिमिनेट करते रहते हैं और हम रिसोर्स को कंटिन्यूसली रीयूज करते हैं। कैसे? बाई डिजाइनिंग प्रोडक्ट फॉर ड्यूरेबिलिटी, रीयूज, रीमैन्युफैक्चरिंग एंड रिसाइकलिंग। ठीक, तो जो चीज रिसाइकल किया जा सकता है उसको रिसाइकिल किया जाएगा। प्रिंसिपल क्या है इसका? डिजाइन आउट वेस्ट एंड पोल्यूशन, यानी कि जो वेस्ट है और पोल्यूशन है उसको डिजाइन करके बाहर करो। ठीक है, इनको डिजाइन करके बाहर करो, हर चीज को नहीं। कीप प्रोडक्ट एंड मटेरियल इन यूज, जो यूज करने लायक प्रोडक्ट हैं और मटेरियल हैं उनको यूज में लो। रीजनरेट नेचुरल सिस्टम। नेक्स्ट, आप समझते हैं लीनियर और सर्कुलर इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है? तुम्हारे लिए प्रीलिम्स के बिल्कुल काम का है, इसको ध्यान रखेंगे। टेक, मेक, डिस्पोज, ये हम हमारा लीनियर इकोनॉमी, मतलब यूज एंड थ्रो, जैसे तुम्हारा यूज एंड थ्रो पेन होता है वैसा। सर्कुलर इकोनॉमी में मेक, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दो, सॉरी, हाँ, तो मेक, यूज, बनाओ, यूज करो, रीयूज करो, रिसाइकल करो और यूज करो। ठीक है। लीनियर में रिसोर्स एग्जॉस्टिव होते हैं, जो रिसोर्स है आपका खत्म हो जाता है, जैसे आपका यूज एंड थ्रो पेन, जैसे आजकल के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। एंड सर्कुलर इकोनॉमी में रिसोर्स एफिशिएंसी होती है, आप उसे बार बार यूज करते हो। वेस्ट इज एंड प्रोडक्ट इन लीनियर इकोनॉमी, एंड वेस्ट को रिसोर्स बनाना सर्कुलर इकोनॉमी का मेन टारगेट होता है। चलिए आगे चलते हैं। एप्लीकेशन इन इंडिया, तो ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में अप्लाई हो रहा है। ये यस, सर्कुलर इकोनॉमी कहाँ कहाँ यूज होता है, ये प्री का क्वेश्चन है आपका, इसको ध्यान दो कि प्री में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन है सर्कुलर इकोनॉमी कहाँ कहाँ यूज होता है, सॉरी कहाँ कहाँ प्रोविजंस में है। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 में है, एंड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म्स में है, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी में है, नेशनल फ्रेमवर्क ऑन सर्कुलर इकोनॉमी नीति आयोग का है, यहाँ पर है। तो सर्कुलर इकोनॉमी इन 5 विंग्स में आपको याद रखना है। एग्जाम्पल, टेलीकॉम, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, हर जगह इसका यूज किया जा सकता है। आप कहीं भी देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में फ्लाई एश, इसको रिसाइकल किया जाता है। टेक्सटाइल में जो यूज किए हुए क्लॉथ हैं उनको यार्न में दोबारा कन्वर्ट करके यूज किया जा सकता है। रिसाइकलिंग ओल्ड टावर्स, इक्विपमेंट्स, ये अपने आप में ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी टेलीकॉम पॉलिसी 2025 का पार्ट है। ठीक है, इसके बारे में हमने भी थोड़ी देर पहले बात की थी। एग्रीकल्चर, कंपोस्टिंग ऑर्गेनिक वेस्ट, बायो सीएनजी फ्रॉम रेसिड्यूज। ग्लोबल मॉडल क्या है, तो एलन मैकआर्थर फाउंडेशन सर्कुलर इकोनॉमी के लीडर हैं। एंड
EU का सर्कुलर इकोनॉमी एक्शन प्लान भी है। एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं, मेंस में काम आता है, प्री में ऐसे फैक्ट काम आ जाते हैं। बेनिफिट, तमाम बेनिफिट है, पैसे बचाओ, रिसोर्स को बार बार यूज करो, पॉल्यूशन घटाओ, तमाम सारे बेनिफिट हैं। आगे चलते हैं। इसके अलावा ये मेंस का क्वेश्चन है जो कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। यस, प्री पे क्वेश्चन देखते हैं। क्विक एमसीक्यूज आपकी मेमोरी बिल्ड करने में हिंट करते हैं। हाँ, एक और चीज, जैसे मेंस का क्वेश्चन है ना, तो इसके लिए हिंट्स आप कैसे, तो आप ये पहले तैयार कर लो, तब वो मेंस का क्वेश्चन कर पाओगे, हिंट्स साथ में है। आइए देखते हैं। प्री का क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टारगेट सेट बाय ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी 2025। इनमें से कौन सा एक टारगेट नहीं है ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी 2025 का? ठीक है, इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। 100% 4G, यस है। 5G न्यू जॉब टेलीकॉम है। 150 राइज इन डोमेस्टिक टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग है। 30% वेस्ट रिडक्शन इन टेलीकॉम कार्बन फुटप्रिंट। तो 5 मिलियन जॉब है क्या? बताओ। ये तो नहीं है, ये तो है। 30% रिडक्शन इन टेलीकॉम सेक्टर कार्बन फुटप्रिंट, ये है। क्या 5 मिलियन जॉब है? कौन सा गलत है? यही नहीं पता चल रहा ना, यही गलत है। 5 मिलियन न्यू जॉब्स नहीं है, 10 लाख है। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी, 1 मिलियन, हाँ 10 लाख, ठीक है, नॉट 5 मिलियन। What does the draft telecom policy 2025 emphasize for? साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में ये पॉलिसी क्या कहती है? मैंडेटरी लॉफुल इंटरसेप्शन प्रोटोकॉल, नो, ये इसको हटा दिया गया, ये तो 2018 वाले प्रोटोकॉल में था। यूज ऑफ एआई फॉर थ्रेट डिटेक्शन एंड रिजोल्यूशन, इस पे आप विचार करो और बताओ मेरे को कमेंट करके। डिसेबलिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडर इन बॉर्डर एरियाज, तो डिसेबल क्यों किया जाएगा? फुल प्राइवेटाइजेशन ऑफ टेलीकॉम इंफ्रा, पूरे प्राइवेटाइजेशन का प्लान था क्या? कमेंट करो। नो, आंसर बी आ गया। यस, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज एम्फसाइज्ड इन बोथ ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी इन 2025 ड्राफ्ट पॉलिसी? सो अटेम्प्ट करो। कौन सी टेक्नोलॉजी एम्फसाइज किया गया था? ऑफेंसिव भी है, डिफेंसिव भी है, मतलब ये अटैक करने में भी काम आएगी और अपना बचाव करने में भी काम आएगी। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कर दिया था कि ऐसे ही देख लिया बस? नेक्स्ट। अब कुछ पीवाईक्यू जो ऐसे फील्ड से आए हुए हैं पहले यूपीएससी प्री में, उनको देखते हैं। ये सिमिलर पीवाईक्यूज हैं जो कि यूपीएससी प्री में पहले आ चुके हैं। विद रेफरेंस टू टेलीकॉम, विद रेफरेंस टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, व्हाट इज और द डिफरेंस बिटवीन एलटीई लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन एंड वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन? वोल्ट और एलटीई में क्या अंतर है? First, LTE is commonly marked as 3G. Volt is commonly marketed as 4G. No, दोनों दोनों 4G हैं, तो ये तो गलत है। LTE is data driven technology. Volt is voice only technology. No, LTE is data driven technology, सही है। Voice is Volt is voice only नहीं, voice over LTE, मतलब कि LTE और voice, LTE के जो फीचर हैं यानी कि डेटा और वॉइस दोनों एक साथ, तो वोल्ट में डेटा और वॉइस एक साथ होता है। ये आपका जियो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हाँ, एयरटेल एलटीई का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि ये दोनों गलत हैं। नन, नाइदर वन नॉट टू। इसकी रिलेवेंस क्या है अब? तो अंडरस्टैंडिंग मोबाइल कम्युनिकेशन एवोल्यूशन एंड पॉलिसी प्रमोटिंग 4G एंड 5G। अब हम जो पॉलिसी में देखते हैं ये इसके रिलेवेंस है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बन सकता है। ओके, वन मोर पीवाईक्यू विद रेफरेंस टू लाइफाई। अब ये भी इसी तरह की सिमिलर टॉपिक से है, तो इसको भी हम साथ में कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इट यूजेस लाइट, सही है। मीडियम एज हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, ये भी सही है। इट इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी, सही है। एंड सेवरल टाइम फास्टर देन वाईफाई, वाईफाई से फास्टर है, ये भी सही है। तो दोनों सही होना चाहिए, देखते हैं। यस, बोथ, बोथ 1 and 2 करेक्ट। लाइफाई और वाईफाई में क्या अंतर है आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं। एज पर द डिजाइन, वाईफाई इज, सॉरी, लाइफाई अपने आप में विजुअल लाइट कम्युनिकेशन से चलता है, वाईफाई रेडियो वेव से चलता है।
इसके अलावा फ्रीक्वेंसी बैंड का डिफरेंस है, जो लाइफाई है वो हायर गीगाहर्ट्ज, ये तो टेराहर्ट्ज में चलता है, गीगाहर्ट्ज से भी बहुत आगे है। मैक्सिमम स्पीड बहुत ज़्यादा है वाईफाई से, लाइफाई की लेटेंसी इसमें बहुत कम है, लेस देन 1 मिलीसेकंड, इसमें लेस देन 10 मिलीसेकंड लेटेंसी। सिक्योरिटी हाई है बिकॉज विजुअल लाइट कम्युनिकेशन को ब्रेक नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका मीडियम है वाईफाई का, एनर्जी हाई यूज होता है जैसे एलईडी में, इसमें मीडियम है, हाई एंड लेस इंटरफेरेंस है रिलायबिलिटी के मामले में, तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इंटरफेरेंस बहुत कम है। इसमें वाईफाई में थोड़े बहुत इंटरफेरेंस हो सकते हैं। मोबिलिटी सपोर्ट, सो इसमें नीड्स लाइट ऑन स्ट्रेट लाइट, मतलब लाइट जैसे सीधे चल सकते हैं ना वैसे आपका कम्युनिकेशन मिलेगा, दीवार खड़ी कर दो कम्युनिकेशन बंद। इसके मामले में ये ज़्यादा अच्छा है वाईफाई, वो दीवार खड़ी कर देने से भी रुक नहीं जाता है, रेडियो वेव्स आसानी से दीवार को पेनिट्रेट करते हैं। आउटडोर यूजेस में ये खराब है। क्यों खराब है? बिकॉज जो सनलाइट है ना उसकी प्रेजेंस में एलईडी लाइट उतना अच्छा काम नहीं करेगी। ये एक्सेलेंट है। हेल्थ हजार्ड इसमें कुछ नहीं है, इसमें थोड़े बहुत कंसर्न हो सकते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी के। डेवलपमेंटल कॉस्ट लो, कम है, और ये लाइटिंग इंफ्रा को यूज कर सकता है। ठीक है, इसके लिए डेवलपमेंटल, इसके लिए कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है बिकॉज इसमें वाईफाई राउटर्स लगते हैं। चलो आगे चलते हैं। क्लाइमेट चेंज इवेंट स्पाइक की फोकस विद ड्राउनिंग प्रिवेंशन। देखो ये है वर्ल्ड ड्राउनिंग डे स्पेशल। आइए देखते हैं ड्राउनिंग रिस्क इन अर्बन एरिया। सबसे पहले समझते हैं ड्राउनिंग होता क्या है। आप नीचे वाला इमेज ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, एंड आपके मैं एक क्विक कमेंट चाहता हूँ। कमेंट बॉक्स में आपका मैं एक क्विक कमेंट चाहता हूँ, हिंदी में या इंग्लिश में, एक लाइन का कमेंट बताओ ये इमेज देख के आपको क्या लगता है। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए करिए करिए, अटेम्प्ट करिए, वीडियो पॉज करो, ये इमेज ध्यान से देखो, देख के कमेंट करो। ड्राउनिंग के बारे में क्या लगता है क्या होगा? डूबकर होने वाली मौत? आइए देखते हैं, समझते हैं, सब समझ में आ जाएगा। ड्राउनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका रेस्पिरेटरी इंपेयरमेंट होता है। रेस्पिरेटरी इंपेयरमेंट का मतलब है कि आपके फेफड़े में पानी भर जाता है, ठीक, या कोई भी दूसरा लिक्विड, तो भी ऑफन इससे डेथ हो जाती है अगर इसको सही समय में रेस्क्यू ना किया गया तो। अब आपको लगता होगा ये पानी में डूबने की मौत तो बहुत पहले सुना था, अब तो होता नहीं ऐसा, ऐसा नहीं है। अभी आप डेटा देखेंगे ना तो मजा आएगा कि आपकी डेटा कितना गलत है। 63,000 ड्राउनिंग डेथ हर साल होती है इंडिया में, 63,000। समझ रहे हैं? कोविड जैसी डेथ है, ऐसा WHO 2023 में इंडिया के बारे में बोल चुका है। 75% जो फैटिलिटीज हैं ये फ्लड रिलेटेड हैं, जहां बाढ़ आती है, ठीक है, और इसमें ड्राउनिंग होती है और फिर डेथ होती है, जिसमें कि चिल्ड्रन 0 से 14 साल अप टू 14 ईयर्स के चिल्ड्रन में 1/3 केसेस हैं ड्राउनिंग डेथ के। इसके अलावा ड्राउनिंग कैन अकर इवन 1 इंच के पानी में भी ड्राउनिंग हो सकती है। तो पहले ही आपका कॉन्सेप्ट ठीक हो जाना चाहिए कि डूबने के लिए जब तक ढेर सारा पानी नहीं होगा तब तक ड्राउनिंग डेथ नहीं होगी। नहीं, बच्चों में देखा गया है कि हाँ थोड़ा सा पानी उनके नाक से उनके लंग्स में चला गया और वो रेस्क्यू नहीं कर पाए, ठीक है, जैसे बकट या छोटे पिट्स होते हैं, इसमें भी डेथ होती है। इंसिडेंट देखते हैं, एक 4 साल की बच्ची अनकवर्ड टैंक में गिर गई, ठीक है, ड्यूरिंग समर कैंप, कहां पर? तमिलनाडु में। और ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपोज करता है, उसकी नेग्लिजेंस को एक्सपोज करता है, इसमें उसकी डेथ हो गई। हिडन ड्राउनिंग रिस्क, सो ड्राउनिंग इज नॉट लिमिटेड टू लार्ज वाटर बॉडीज, ये सैलो वाटर में भी हो सकती है, सतही पानी पे भी हो सकते हैं, जैसे बकेट, ओपन टैंक, नालियां एटसेट्रा। बच्चों में डेथ हो जाती है इसके कारण। रिस्क फैक्टर अडल्ट में ज्यादा है, उनको सुपरविजन की जरूरत है। अनसेफ इंफ्रा इसको बढ़ाते हैं, पुअर अर्बन डिजाइन मेंटेनेंस इसको बढ़ाते हैं। अल्कोहलिक बच्चे कई बार इसका शिकार हो जाते हैं और वो बच नहीं पाते हैं, खासतौर जिनके पास स्विमिंग स्किल नहीं होती और बड़े टैंक सीवेज में कहीं गिर गए, ठीक है। 0 से 14 एज ग्रुप वाले बच्चों के 1/3 पॉपुलेशन है, आप पीछे देख चुके हैं, ये अपने आप में सबसे ज्यादा रिस्क में है। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट भी एक बड़ा फैक्टर प्ले कर रहा है बिकॉज ऑफ अर्बन फ्लडिंग एंड पुअरली डिजाइन स्पेसेस। ये और डेंजरस हो जाते हैं ड्यूरिंग द रेन बिकॉज बहुत सारे ड्रेन्स हैं ओपन एंड वाटर लॉगिंग कंडीशन होती है रोड पे। पॉलिसी गैप्स क्या है? तो अर्बन फ्लड रेजिलियंस जो है वो पहले प्लानिंग में था ही नहीं, इसलिए उसका प्रायोरिटाइजेशन नहीं किया गया।
हमारी उन स्कीम्स में जो पहले लागू हो चुकी हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिजुविनेशन मिशन। ठीक है, तो ऐसी स्कीम्स में इन बातों को ध्यान में नहीं रखा गया था। खैर, एनडीएमए गाइडलाइंस 2010 एग्जिस्ट करता है, बट ड्राउनिंग इज नॉट एक्सप्लिसिटली एड्रेस इन डिजास्टर रिस्क फ्रेमवर्क। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनइंटेंशनल इंजुरी ये भी ड्राउनिंग को नेग्लेक्ट करता है। इससे पता चलता है कि आप अकेले नहीं नेग्लेक्ट करते डूबकर मौत हो जाने को या ड्राउनिंग की डेथ हो, बल्कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी इग्नोर कर रही हैं। मेंटेनेंस एंड डिजाइन इश्यूज हैं, हम ये बात देख चुके हैं कि कैसे पुअर डिजाइन इसमें रिस्क बढ़ा रहा है। कुछ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसी इंटीग्रेशन, इंफ्रा ऑडिट फर्स्ट, रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग, प्राइवेट सेक्टर खासतौर से सेफर कंस्ट्रक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी, इनके लिए उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। कम्युनिटीज अवॉइड अनसेफ फैसिलिटीज एंड डिमांडिंग बेटर अपकीप्स, यानी कि जो भी चीज़ें सोसाइटी में ज़रूरत होती हैं, गड्ढे हैं, पानी भर रहा है कुछ, तो उनकी गवर्नमेंट को आप इन्फॉर्म करो, कम्युनिटी का ये काम है। कुछ गवर्नमेंट की डायरेक्ट पॉलिसीज हैं, उनको ध्यान से देखेंगे, जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये अर्बन फ्लडिंग से संबंधित गाइडलाइन को 2010 में एड्रेस करती है, और ये फर्स्ट नेशनल पॉलिसी जो अर्बन फ्लडिंग को फोकस करती है। कौन कौन तो ये है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए। इसमें अर्ली वार्निंग, ड्रेनेज प्लानिंग एंड फर्स्ट रेस्पॉन्डर ट्रेनिंग की पार्ट है, एंड इट डज नॉट एड्रेस ड्राउनिंग डेथ। ये आप ध्यान रखना, ये क्रिटिकल गैप है। ड्राउनिंग डेथ से संबंधित प्रोविजन इसमें नहीं है। नेशनल वाटर मिशन ये फोकस करता है इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट विद सेफ स्ट्रक्चर एंड रिड्यूसिंग द ड्राउनिंग रिस्क स्पेशली इन ओपन टैंक्स एंड वेल। स्वच्छ भारत मिशन में चूंकि ओडीएफ फ्री, ओपन डेफिकेशन फ्री सपोर्ट है इसमें, तो उसमें क्या है, मिनिमाइज करता है अडल्ट को, यूथ को, बच्चों को, कि वो कैनाल या पिट के कांटेक्ट में आए टॉयलेट जाते समय। ठीक है, तो इससे भी ड्राउनिंग प्रिवेंशन होता है। स्मार्ट सिटी मिशन रेजिलिएंट, इंक्लूसिव एंड सेफ इंफ्रा प्रमोट करता है। इसके अलावा फ्लड रेजिलियंस एंड सेफ्टी वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, जो कि ड्राउनिंग के रिस्क को कम कर सकता है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम ये इंश्योर करता है प्रिवेंशन फ्रॉम एक्सीडेंट एंड चाइल्ड ड्राउनिंग अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन। इसको लिवरेज किया जा सकता है इस स्कीम के साथ। मेंस का क्वेश्चन है, आप इसको GS2 एंड GS3 के बेस पे देखेंगे तो ये आपको मिडवे क्वेश्चन दिखेगा, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा रिच है। 250 वर्ड्स में लिखिए, 3 पेज में पूरा आंसर लिखिए। कुछ हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखते हैं नच के, आइए देखते हैं, पढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बताइए इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। डन, ओके। कमेंटेड, इफ नॉट कमेंटेड वीडियो रोको और कमेंट करो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। जो सही हैं उनके नाम लिखो, 1 2 3 4, जो 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 आपको ठीक लगते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ड्राउनिंग फैसिलिटीज आर ओनली कास्ड बाय लार्ज वाटर बॉडीज, नहीं, ओनली लार्ज वाटर बॉडीज नहीं है, ये 1 इंच पानी में भी ड्राउनिंग हो सकती है। भाई, बच्चे के नाक से अगर पानी लंग्स में गया तो ड्राउनिंग हो सकती है, गलत है। चिल्ड्रन एज्ड 0 to 14 account for nearly 1/3 of all drowning deaths in India, ये सही है। Most urban drowning death occur when individuals are accompanied by others. Most urban drowning death occur when individuals are accompanied by others. ये सही नहीं है, क्योंकि मोस्ट ड्राउनिंग डेथ तब होते हैं जब इंडिविजुअल अकेले होते हैं, तो ये भी गलत है, ये गलत है। फोर्थ, climate change and unplanned urbanization have increased. Yes, increase है, कर दिया है ड्राउनिंग डेथ को, तो 2 and 4 सही होना चाहिए। 2 and 4 है तो ऑप्शन में A is the answer. Yes. नेक्स्ट, इसको अटेम्प्ट करो, करो करो, अटेम्प्ट करो, वीडियो रोको और अटेम्प्ट करो। चलिए देखते हैं, अगर आपने कर लिया है, नहीं तो वीडियो फिर से रोको और अटेम्प्ट करो। कमेंट कर लो पहले, इसके बाद वीडियो देखो, क्योंकि आपने क्लास तो ले ही ली है। Which of the followings are contributing factors of urban drowning in India as highlighted in recent studies? So lack of routine maintenance of urban infra, हाँ, रेगुलर मेंटेनेंस नहीं है, इस वजह से ड्राउनिंग डेथ है। इनएडिक्वेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज, ये भी सही है। अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयलेट्स इन अर्बन स्लम, अर्बन स्लम में एक टॉयलेट्स की अवेलेबिलिटी ड्राउनिंग डेथ को घटाएगी, बढ़ाएगी नहीं। यूज ऑफ अल्कोहल
पर्टिकुलरली इन अडल्ट, तो 1, 2 एंड 4, ठीक, 1, 2 एंड 4, बी, फाइन। इसको क्लिक करो, आप पहुंचोगे टेलीग्राम चैनल पे, और ये जो पीडीएफ आप पढ़ रहे हो ना, ये पर डे के पीडीएफ आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। उसके लिए आपको इसको क्लिक करना है। दूसरा, मान लो आपके पास ये अभी पीडीएफ नहीं, तो क्लिक कैसे करोगे? दैट्स राइट क्वेश्चन। तो आप इसको टाइप करो अपने टेलीग्राम पे, ऐसे टाइप करो और पहुंच जाओ, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो जाके। सोशियोलॉजी ऑप्शनल हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में हमारे यहाँ बैचेस चल रहे हैं एट द कॉन्सेप्चुअल आईएएस, एंड आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके। यस, हियर इज द नंबर। क्यों सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेना चाहिए? बिकॉज इसमें मार्क्स आप देखो कैसे आते हैं, साइंस ऑप्शनल से भी बेहतर। इसलिए सोशियोलॉजी ऑप्शनल सिलेक्शन देने में अब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल ऑप्शनल रहा है, खासतौर से टॉप रैंक। या ये जो आप देख रहे हो ना, इनमें सबके टॉप 10 रैंक है, टॉप सेकंड रैंक, सेकंड रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, है ना, इस तरह के रैंक सोशियोलॉजी ऑप्शनल में आई हैं। ये सिलेबस, ये ऑप्शनल आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। चलिए, पॉलिटी आईआर सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस से रिलेटेड हमारा ओआरएफ का आर्टिकल है, ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन, इसका आर्टिकल है ब्रिक्स ऑन मल्टीलैटरल पीस एंड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। समझेंगे ब्रिक्स के क्या इश्यूज हैं, क्या गेम था, सब कुछ। तो 17th ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुई? रियो डी जेनेरियो में, ये ब्राजील में है, एंड 6 से 7 जुलाई को ये फिनिश हुई थी। इसमें जो थीम थी, यहीं से आपके क्वेश्चन बनना शुरू। कोऑपरेशन इन फाइनेंस, हंगर, क्लाइमेट चेंज एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये इसका थीम है। ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लूला ने ये कहा कि ब्रिक्स अपने आप में हायर टू द नॉन अलाइन मूवमेंट है। बड़ी बात है कि उन्होंने इसे नॉन अलाइन मूवमेंट का की संतान कहा ब्रिक्स को। इसके अलावा हाईलाइट किया उन्होंने टेंशन को, किनके बीच में? जो ब्रिक्स के अंदर हैं, जैसे क्वेश्चन ओवर स्ट्रेटेजिक यूनिटी, कि ब्रिक्स में स्ट्रेटेजिक यूनिटी क्यों नहीं है, इन चीजों को हाईलाइट किया। सिक्योरिटी चैलेंजेस, सो अब एक एक करके चैलेंजेस देखते हैं। ब्रिक्स में सिक्योरिटी चैलेंजेस कौन से हैं? इसमें कोई कलेक्टिव सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है ही नहीं। स्ट्रेटेजिक टेंशन बने हुए इंडिया चाइना के बीच में, ये अपने आप में अनरिजॉल्व है अब तक। ब्रिक्स अवॉइड एक्सप्लिसिट स्टैंस ऑन मेंबर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट, जैसे रशिया यूक्रेन, इंडिया चाइना, यानी कि ब्रिक्स ऐसे मैटर पर कोई स्टैंड ही नहीं लेता। तो उसका जो स्टैंस है वो एक्सप्लिसिट रहता है। इस वजह से मेंबर स्टेट अपने अपने मर्जी के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, ब्रिक्स का कोई ऑफिशियल डिसीजन नहीं होता। ये भी ब्रिक्स यूनिटी को अफेक्ट करता है। इसके अलावा ये एम्फेसिस करता है यूएन प्राइमेसी को एंड इंटरनेशनल लॉ को फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कुछ कन्वर्जेंस एरिया, कन्वर्जिंग इंटरेस्ट हैं, उनको फोकस करेंगे। जैसे 2020 की टेररिज्म के अगेंस्ट में ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी थी, वो अपने आप में इंटरेस्टिंग एरिया, कन्वर्जेंस एरियाज है। इसने फॉर्म किया था काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप, बट वो एक्टिव नहीं है, उसको एक्टिव कराना चाहिए। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड आउटर स्पेस में कन्वर्जेंस हो सकता है। ब्रिक्स रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन 2021 में लॉन्च हुआ। सपोर्ट किया गया पैरोस को। पैरोस क्या होता है? तो प्रिवेंशन ऑफ आर्म रेस इन आउटर स्पेस, ठीक है, इसको सपोर्ट किया गया कि आउटर स्पेस को आर्म रेस का मैदान नहीं बनाना चाहिए। WMD फ्री जोन क्या होता है? ये आपके लिए प्री के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो ये WMD फ्री जोन्स, इसको ब्रिक्स सपोर्ट करता है। ये अपने आप में एक रीजन है किसमें, जहां पर न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वेपन प्रोहिबिटेड है, मना है, ठीक है। कैसे? बाय मल्टीलैटरल ट्रीटी ऑफ्टन इन्वॉल्व वेरिफिकेशन एंड एनफोर्समेंट मैकेनिज्म। तो WMD जो फ्री जोन है, इसको ब्रिक्स, ये मिडिल ईस्ट में स्पेशली फोकस करता है, तो इसको जो है ब्रिक्स सपोर्ट करता है। ब्रिक्स का ग्लोबल रोल क्या हो सकता है? अपोजिशन टू वेस्टर्न इंटरवेंशनिज्म, वेस्ट के इंटरवेंशन को रोक सकता है। कॉल फॉर यूएन रिफॉर्म, यूएनएससी मेंबरशिप में इंडिया और ब्राजील की जो दावेदारी है उसको सपोर्ट कर सकता है ब्रिक्स। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों के लिए, बिकॉज ये 2025 के रियो डिक्लेरेशन के कुछ पॉइंट्स हैं। तो रियो डिक्लेरेशन कंडेम करता है मिलिट्री स्ट्राइक्स ऑन ईरान, आया ना काम की बात। दूसरा,
ये कॉल करता है इजराइल विड्रॉल फ्रॉम गाजा, इसराइल को गाजा से विड्रॉल करना चाहिए। ये तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तुमको क्वेश्चन में मिलेंगे यूपीएससी प्री में। कंडम करता है टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम इंडिया। इसके अलावा क्रिटिसाइज नॉन यूएनएससी सैंक्शन एंड राइजिंग मिलिट्री स्पेंडिंग। ठीक है। इसके अलावा पुश फॉर मल्टीपोलैरिटी एंड ग्लोबल साउथ सॉलिडरिटी। चलो आगे चलते हैं। चैलेंजेस इन कॉपरेशन, तो आपको पता है जियोपॉलिटिकल डाइवर्सिटी है, इंडिया चाइना के बीच में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग हैं, और ट्रेड के फील्ड में भी बहुत सारे कंटेंशियस इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये नहीं हट रहे हैं। चाइना बार बार जो है इंडिया और ब्राजील की यूएनएससी की मेंबरशिप को हिंडर करता है, रोकता है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। मीन्स 500 के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि अब आप देख सकते हैं, ये चूंकि पीवाईक्यूज हैं तो 2023 का क्वेश्चन है, ये GS2 का क्वेश्चन है, ये 2020 का पीवाईक्यू है। इन इसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि ऐसे टॉपिक में आंसर कैसे लिखेंगे। जैसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफन रिफ्लेक्ट द ग्लोबल पावर शिफ्ट बट दे आर लिमिटेड बाय इंटरनल डाइवर्जेंस। एग्जामिन द स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ ब्रिक्स विद रेफरेंस टू रोल ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी एंड मल्टीलैटरलिज्म। नाइस क्वेश्चन। इसको देखिए, मल्टीलैटरलिज्म इज अंडर स्ट्रेन ऑफ इन द करंट जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। इन दिस light, evaluate the relevance of BRICS in reforming global institutions like UN and IMF. Good question. इंटीग्रेटेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं 2025 या 2026 के मेंस में। क्विक एमसीक्यूज देखेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं इनको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट करेक्ट अबाउट ब्रिक्स? तो ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी वाज अडॉप्टेड, हाँ ये सही है, 2020 में। अटेम्प्ट करो। Which country was host of 17th BRICS Summit? ब्राजील। रियो में हुआ इसलिए, है ना। डिकोडिंग ECI काउंटर एफिडेविट ऑन SIR। ठीक। सो अब आपको पता है ये बिहार में चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव प्रिवीजन कहाँ पे चल रहा है? बिहार में। इसी की वजह से इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई। इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स एंड पैरामीटर्स को बाईपास किया है, इस वजह से इसमें क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है। तो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार अच्छे से फोकस कर लेते हैं। तो क्या हुआ है अब तक, बैकग्राउंड और इश्यू सब समझते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने काउंटर एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। वो डिफेंड करना चाहता था जो उसने पॉलिसी इंप्लीमेंट की है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को, कहाँ पे? बिहार में। उसका बचाव करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में काउंटर एफिडेविट फाइल की है। बिकॉज उससे पहले एफिडेविट कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने फाइल कर रखा है, तो उनको काउंटर करने के लिए। SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या करता है? तो ये फ्रेश सिटीजनशिप का प्रूफ मांग रहा है। किनसे? जो एग्जिस्टिंग वोटर है अंडर लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटिनी। अब इसकी वजह से कंसर्न हुए। कैसे कंसर्न हुए? लैक ऑफ जस्टिफिकेशन। इसमें बड़े स्केल में कोई, जो इलेक्शन कमीशन के दावे थे कि हाँ इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं, तो बड़े स्केल में कोई इलीगल माइग्रेंट्स का दावा बिहार में सिद्ध नहीं होता, या कहीं और भी इंडिया में। 80% एनेक्सर आर अनरिलेटेड कंप्लेंट्स, जिसमें कि नेम डुप्लीकेशन, डेथ एंड फेक एंट्रीज, ज्यादातर केसेस इनके हैं। ठीक है। इसके अलावा सिटीजन्स ऑलरेडी ऑन द इलेक्टोरल, अब ये नागरिक ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल में है, वो हर बार इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको रीप्रूव करने के लिए कहा जा रहा है कि अपनी सिटीजनशिप रीप्रूव करें। अब ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। इसके अलावा लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लॉज हैं। आर्टिकल 326 कहता है, इंश्योर करता है वोटिंग राइट फॉर इंडियन सिटीजन। तो अब SIR के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऐसे लोगों को वोटिंग से एक्सक्लूड करता है जो अब वेरिफिकेशन के लिए कोई प्रूफ देने नहीं आते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, एक बात अंतर देखो क्या है कि पहले की जो पॉलिसी थी, SIR पहले भी होते आए हैं, लेकिन पहले की पॉलिसी थी कि सिटीजन का राइट है, राइट टू वोट। इलेक्शन कमीशन सिटीजन के घर जाएगा चीजों को वेरीफाई करने के लिए। मतलब ओनर्स ऑफ प्रूविंग सिटीजनशिप वाज विद इलेक्शन कमीशन। अगर कोई किसी को इलेक्शन कमीशन कहता है सिटीजन नहीं है, तो ये प्रूव करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती थी। इसको चेंज कर दिया गया, ये पहली बार हुआ है, ऐसा पहले नहीं होता था। अब क्या हो रहा है कि ओनर्स ऑफ प्रूविंग सिटीजनशिप वो सिटीजन पे डाल दिया। इलेक्शन कमीशन अपनी जगह बैठा हुआ है, एक स्टेट PCS लेवल का ऑफिसर वो डिसाइड कर रहा है कि आप सिटीजन हैं कि नहीं। ये सब पहली बार हो रहा है।
इन बातों पे ध्यान देने की जरूरत है। सो आरपीए 1950 डज नॉट मेंशन इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि ये इंटेंसिव रिवीजन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से तो नहीं हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास क्या ग्राउंड है ये करने के लिए? ठीक है, उसके पास कोई लॉ है क्या? तो ऐसे में तो सुप्रीम कोर्ट में से केस हार जाना चाहिए। वी शुड वेट। ईसीआई रिजेक्शन ऑफ आधार ईपीआईसी राशन कार्ड एज वैलिड डॉक्यूमेंट लैक कंसिस्टेंसी एंड रैशनल। वो कभी इन चीजों को डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ मानता है, कभी नहीं मानता। हम ये नहीं करें कोई सिटीजनशिप का डेटा है, सिटीजनशिप में तो तीनों नहीं आते, लेकिन उसने आधार कार्ड को वेरिफिकेशन के लिए पहले यूज किया है, सिटीजनशिप नहीं, सिटीजनशिप की बात नहीं हो रही। राशन कार्ड को भी यूज किया है पहले, कि राशन कार्ड एज ए डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ है अगर आप वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो, बट अब नहीं है। तो इससे कंसिस्टेंसी की कमी दिखती है। ऐसे में तो आप अपने ही डॉक्यूमेंट को यूजलेस डिक्लेयर कर देंगे। प्रॉब्लमेटिक रिलायंस कहाँ पे है? तो ये 2003 के इलेक्टोरल रोल्स पर रिलाई करता है। अब उसमें क्या रैशनल है, क्या ऑथेंटिसिटी है, इससे इलेक्शन कमीशन को कोई मतलब नहीं है। तो ये प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। क्वेश्चनेबल एप्लीकेशन ऑन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2023, जो सीए की प्रोविजन थे ना, ये उनको अप्लाई कर रहा है यहाँ पे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2023 के प्रोविजन हैं, उनके बेसिस पर इलेक्टोरल रोल एनआरसी, हाँ, साथ में एनआरसी प्रोसेस नॉट, जबकि एनआरसी प्रोसेस पूरे देश में इंप्लीमेंट नहीं हुआ और इसका कोई लीगल बेसिस भी नहीं है इन इन क्राइटेरियाज को अप्लाई करने के लिए। इन क्राइटेरियाज को CAA के क्राइटेरियाज को अप्लाई करने के लिए कोई बेसिक नॉर्म्स नहीं है, रूल्स नहीं है, फिर भी उनको अप्लाई किया जा रहा है। एनआरसी केवल असम में एग्जिस्ट करता है और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने इसको कहीं और शुरू नहीं किया है एनआरसी को। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसके ग्राउंड में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो एक्शन है वो क्वेश्चनेबल हो जाते हैं। ठीक है, और 90% इलेक्टर्स, हाँ, फॉर्म्स फ्रॉम ओवर 90% इलेक्टर्स कलेक्टेड विदाउट वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट्स। 90% लोगों के डेटा बिहार में लिए गए हैं, डॉक्यूमेंट लिए गए हैं बिना वेरिफिकेशन के। तो इसका पर्पज क्या है? 53 लाख वोटर्स मिसिंग और फ्लैग्ड, जैसे डेथ हो गई हो, माइग्रेट कर गया हो, डुप्लीकेट हो गए हो। नो कंसिस्टेंसी है वाइज यूज ब्रेकअप, यानी कि सॉरी, नो कॉन्स्टिट्यूएंट वाइज ब्रेकअप, जो इनका ब्रेकअप है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज नहीं है। इससे इसमें डेमोग्राफिक बायस आएगा ही आएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज डेटा होता तो एक बार तब भी ठीक था। नेक्स्ट, कंक्लूजन एंड इम्पैक्ट। SIR exercise risk large scale of exclusion, legal invalidity and possible misuse. It may mirror असम NRC fiasco. ये एक्सपेंसिव हो सकता है, इनकंक्लूसिव हो सकता है एंड रिजेक्टेड बाय ऑल द स्टेक होल्डर्स, जैसा असम में हुआ। असम का NRC एक इम्पैक्टलेस प्रोग्राम था। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जब आप इस क्वेश्चन का आंसर करें तो इन चीजों को पहले तैयार कर लें। आर्टिकल 326 RPA 9050 इलेक्टोरल रूल मैकेनिज्म, SIR वर्सेस NRC, एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी एंड डेमोक्रेटिक राइट एक्सक्लूजन। इसको जब आप तैयार कर लेंगे ये 6 पॉइंट्स को, तब आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। मेंस PYQ, ये यूपीएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। 2014 में सिमिलर क्वेश्चन आया था। ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। व्हाट कैन बी डू? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 16 है, which article of Indian Constitution deals with right to vote for citizen? 324? No, 326। गलती नहीं करना, गलती नहीं करना, ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। 326, the NRC National Register for Citizen is officially functional in which state? असम। और मेरे कहने पर मार मत देना, अपने दिमाग से मारो। असम सही है। ठीक, नेक्स्ट यूपीएससी पीवाई को देखते हैं। आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप ऑफ डोमिसाइल? नो, ये बाहर, ये बाहर। Once issued, आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और omitted by the issuing authority। आई थिंक गलत है। तो दोनों गलत होगा, तो नाइदर सही होना चाहिए। अभी भी अपने दिमाग से मारो, मेरे कहने पे मत जाओ। इसके रिलेवेंस क्या है? तो इसके रिलेवेंस ये है कि आधार प्रूफ सिटीजनशिप और नॉट? नो,
तो अपने आप में अभी जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया उसमें कौन कौन से और डॉक्यूमेंट हैं जिनकी बेसिस पर सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं हो सकता, इस तरह के कई क्वेश्चन इन फ्यूचर बन सकते हैं, तो आप उन फैक्ट्स को याद रखना। आंसर डी, ठीक है, नन। चलिए लास्ट आर्टिकल को चलते हैं। ये हमारा सोसाइटी सोशल जस्टिस एंड सोशोलॉजी ऑप्शनल वालों के लिए है। ज्वाइन करना है सोशोलॉजी ऑप्शनल तो जल्दी से दी कॉन्सेप्चुअल इसमें कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में बैचेज यहाँ स्टार्ट हो चुके हैं। शुड इंडिया रिलैक्स एडॉप्शन प्रोसीजर? क्या हमारे यहाँ एडॉप्शन प्रोसीजर बहुत कठिन है? बच्चों को गोद लेने की जो प्रथा है वो बहुत कठिन है क्या? देखते हैं। इंडिया एडॉप्शन प्रोसेस, गैप्स, मिथ एंड वे फॉरवर्ड। डिमांड सप्लाई मिसमैच है, कैसे? एवरी वन चाइल्ड अवेलेबल फॉर एडॉप्शन, every one child available for adoption 13 parents wait, 13%, 13 पेरेंट्स वेट करते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों को काहे आप ऐसे इस तरह से डेवलप कर रहे हैं, उनको फैमिली मिलनी चाहिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बट प्रॉब्लम कहाँ है? फिर भी 2000 से ज्यादा चिल्ड्रन हैं कारा के पास, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के पास, जो लीगल अडॉप्शन पूल में अवेलेबल हैं, जबकि हम केवल 2000 नहीं, बहुत कम है, जबकि हमारे यहाँ मिलियंस ऑफ ऑर्फन्स हैं। ऑर्फन्स मिलियंस हैं, सिर्फ 2000 बच्चे हैं एडॉप्शन के लिए। ये कारा कर क्या रही है? कारा क्या है? ये सब कुछ हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। व्हाई ये अपने आप में सो फ्यू, इतने कम बच्चे क्यों हैं एडॉप्शन के लिए? तो इसके पीछे कारण है कि नॉट ऑल ऑर्फन्स आर अडॉप्टेबल। ऑर्फन्स बहुत सारे हैं लेकिन सब अडॉप्टेबल नहीं है। बहुत सारे को मम्मी पापा हैं बट मिलने की देर है। बहुत सारे स्ट्रीट या ऑर्फन चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनकी फैमिलीज हैं या एक्सटेंडेड रिलेटिव्स हैं, ठीक है। एक तो ये कारण है। बहुत सारे चिल्ड्रन शेल्टर में हैं, उनको एसेस नहीं किया जा सकता। तो एसेस न होने की वजह से अब ये तो अनजस्ट हो रहा है इनके साथ, ये एडॉप्शन के लिए एलिजिबिलिटी में फिट नहीं बैठ रहे हैं बिकॉज इनका असेसमेंट नहीं हो रहा। बट ये बच्चों के साथ इनजस्टिस है, इसको कारा ठीक करना चाहिए। कारा क्या है? कारा एक अथॉरिटी है, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लैक डिजिटाइजेशन, रिसोर्स की कमी है। लीगल प्रोसेस इस चीज को स्लो करता है, इस चीज को स्लो करता है लीगल प्रोसेस। कारा प्रोसीजर द प्रॉब्लम? नो, इशू इज नॉट विथ द प्रोसीजर। प्रोसीजर के साथ इशू नहीं है, प्रोसीजर तो एकदम ठीक है, प्रोसीजर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहीं और है, ये लैक ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन है ड्यू टू द सिस्टम, ठीक है। वेरियस लॉज, प्रोसीजर आर वाइटल, प्रोसीजर सही है। क्यों? वो बच्चों के ट्रैफिकिंग को भी तो रोकना है, बच्चों के जो राइट्स उनका अब्यूज, इलीगल अडॉप्शन, इन चीजों को भी रोकना है। नहीं, बच्चों के साथ बाद में क्राइम हो सकते हैं, खासतौर से गर्ल चाइल्ड के साथ, है ना। तो लीगल एंड एथिकल सेफगार्ड जरूरी है। स्ट्रिक्ट चेक इंश्योर करता है कि बच्चों को कमोडिटी की तरह न अडॉप्ट किया जाए कि अडॉप्ट किया गया और मिसयूज कर दिया गया, बेच दिया गया, ऐसा ना होना चाहिए। इलीगल चाइल्ड रिमूवल एंड ट्रैफिकिंग को रोकना जरूरी है। एडॉप्शन का उद्देश्य है कि बच्चों को परिवार मिले, फाइंडिंग अ फैमिली फॉर चाइल्ड, नॉट अदर वे राउंड, ठीक है। अदर बच्चों को परिवार मिले, ये हमारा पर्पज है। बहुत सारे लोग हैं जो बच्चे ढूंढ रहे हैं, उनको हमें बच्चे देना हमारा पर्पज नहीं है, या अदर वे राउंड सही नहीं है बिकॉज वो लीगल लोग हो सकते हैं। हम चाहते हैं जेन्युइन फैमिलीज मिले बच्चों को, ये हमारा पर्पज है। स्पेशल नीड एंड ओल्डर चिल्ड्रन, लार्ज नंबर ऑफ स्पेशल नीड एंड ओल्डर चिल्ड्रन जो वेट कर रहे हैं बट उनको इग्नोर किया जा रहा है, कोई अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अनट्रेन्ड एंड डेस्परेट पेरेंट्स हैं जो अडॉप्ट करते हैं और रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। ये बच्चों के लिए ज्यादा बड़ा ट्रॉमा है। अर्जेंट नीड फॉर पेरेंट ट्रेनिंग, काउंसलिंग एंड प्रिपेयर्डनेस, ये जरूरी है। Recommendations expand legal adoption pool, addressing children for all shelters. Mandate training and counseling, digitize the data. Adoption additional information for UPSC. चलो एडिशन, कारा क्या है? सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है। कारा इज इन स्टेचुरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, 1990 में स्टैब्लिश हुई थी एंड 2015 से स्टेचुरी बॉडी है, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंतर्गत ये अपने आप में अब स्टेचुरी बॉडी है, ठीक है। फंक्शन क्या करता है? तो नोडल एजेंसी है एडॉप्शन से संबंधित मामलों के लिए, गोद लेने की जितनी प्रक्रिया है उसके लिए कारा नोडल एजेंसी है। लीगल फ्रेमवर्क इसका क्या है? तो जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 एंड हेग कन्वेंशन ऑफ इंटर कंट्री एडॉप्शन 1993, इंडिया इसका सिग्नेटरी है ना। काम की इंफॉर्मेशन फ्री में मिलेगा सब। फंक्शन क्या है कारा का? तो ये इंटर कंट्री एडॉप्शन कोऑर्डिनेट करता है,
उसका रेगुलेशन करता है, कोऑर्डिनेट करता है स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटीज को स्टेट लेवल पर, मेंटेन करता है चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम को, केयरिंग्स इसको मेंटेन करता है, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इन एथिकल एडॉप्शन एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देता है इंटर कंट्री। जब कोई बच्चे को विदेश के लोग अडॉप्ट करते हैं तो उसको एनओसी चाहिए होता है और वो एनओसी कारा देता है उसे। तुम्हें बच्चे गोद लेने हो ना तो कारा की वेबसाइट जाओ, एक बार सब पढ़ लेना। टाइप्स ऑफ एडॉप्शन, कितने तरह के एडॉप्शन होते हैं, प्री के लिए इंपॉर्टेंट एंड मेंस के लिए। इन कंट्री अपने देश में, इंटर कंट्री बाहर के लोग इंडिया के बच्चों को गोद लें, रिलेटिव मतलब बच्चों के रिश्तेदार, स्टेप पेरेंट तो जो बच्चों के गैर सगे माँ बाप है वो। 2024 के ईयर में और 3000 इन कंट्री एडॉप्शन हुए, हमारे देश में अकेले 3000 एडॉप्शन हुए और 400 प्लस एडॉप्शन हुए हमारे देश के बाहर के लोगों द्वारा। केयरिंग्स पोर्टल इंश्योर करता है कि रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ एडॉप्शन स्टेटस, कारा मेंटेन करता है केयरिंग पोर्टल, अभी हमने इसके बारे में बात की थी। मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ये आंसर लिखते समय आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के तब आंसर लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इतने पॉइंट्स तैयार कर लो फिर आंसर लिखो। इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। चलते हैं कुछ पीवाईक्यूज देखते हैं। ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में आया था, विद रेफरेंस टू यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चिल्ड्रन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट रिकॉग्नाइजेस राइट ऑफ चिल्ड्रन सर्वाइवल प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन, इट रिकॉग्नाइजेस रोल ऑफ द फैमिली चिल्ड्रन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इट एक्नॉलेज द चाइल्ड शुड बी ब्रॉट अप रिलीजियस एंड मोरल एनवायरमेंट। बताइए, सब कुछ तो ठीक है, ये रिलीजन वाली बात ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो 1 and 2 आंसर होना चाहिए। यस, ऐसे क्वेश्चन फिर बन सकते हैं बिकॉज चीजें करंट अफेयर्स में 2016-17 में ऐसे क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, so it recognizes every person under 18 as a child, it focus on child survival development and protection, it applies only to the children of SC and ST। ये गलत है, 1 and 2 फिर से सही है, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा एमसीक्यूज में है और 2060 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ द राइट ऑफ एजुकेशन इज टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू एज ऑफ 14। यही सही होना चाहिए, ए। यस, इज द आंसर। एंड यू शुड ज्वाइन मीन्स 500 फॉर टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग फॉर एंटायर जीएस एंड पूरे 100 पेपर होंगे, 500 क्वेश्चन होंगे, 20 एसेज होंगे, इसमें आपको वर्कशॉप मिलेगी, डिस्कशन क्लासेस मिलेंगी और बहुत कुछ है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।